अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक-ए-इंसाफ दौर में सरकारी वसाइल से रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाए जाने का स्कैंडल एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। मीडिया पर एक सरकारी दस्तावेज सामने लाई गई है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट से 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन वर्कर्स को 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए माहाना तक तनख्वाह दी गई। सरकारी तनख्वाह पर सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती करने के बाद इन्हें पीटीआई का बयानिया फैलाने का काम सौंपा गया। दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिस इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। दस्तावेज के मुताबिक जेर तहकीक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स में से 72% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86 का बयानिया पोस्ट करना शुरू किया गया। फिर इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई के वाकयात में कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाया गया। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया गया। तरीके इंसाफ से राहें जुदा करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाली फिरदौस आशिकावान ने भी इसकी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ ने कौम का पैसा कौम को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई ही मुनहरिफ एक और रहनुमा फयाज हसन चौहान ने बताया कि सरकारी वसाइल से पीटीआई सोशल मीडिया टीम की भर्तियों के 2 ऐनी शाहिद हैं। फयाज चौहान ने बताया कि साबिक वजीर आजम इनके सामने ही सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी की रिपोर्ट लिया करते थे। जून 2021 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उस वक्त के वजीर आजम को ये चुना था कि उसकी हुकूमत जाने वाली है और स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और अब हमारी हुकूमत ठहरी नहीं है। इन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट को स्पेशल जनाब लॉन्च करते हुए 1150 बच्चा भर्ती किया, 25,000 से लेकर 40,000 तनख्वाह के ऊपर। और एक ही एजेंडा था, पाक फौज को, ISI को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, अदालतों को, मुखालफिन को मलाइन करना। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून का रहनुमा अता तारण ने सवाल किया है कि क्या ये नौकरियां तहरीके इंसाफ की मलकियत थी? पार्टी की तशहीर के लिए फंड्स पार्टी को जारी करना चाहिए थे। अता तारण ने इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। नाज़रीन, ये स्कैंडल इस साल मार्च में सामने आया था। मालूम हुआ था कि पीटीआई की हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन इन सोशल मीडिया वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया गया। सूबे के निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह ने भी इस वक्त बता दिया था कि सरकार से तनख्वाह लेने वाले ये इन्फ्लुएंसर्स पीटीआई के हक में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सूबे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती करने का मंसूबा गुज़िश्ता साल सामने आया था। सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती करते वक्त कहा गया था कि ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। पीटीआई का दावा है कि ये भर्तियां ज़ाब्ता कार के मुताबिक की गई। भर्तियों से पहले इंटरव्यू और टेस्ट लिए गए। ये भर्तियां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रोजेक्शन के लिए की गई थी। भर्तियों से पहले यह फैसला किया गया था कि अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, पीटीआई का दावा है कि यह ज़ाब्ता कार के मुताबिक की गई। भर्तियों से पहले इंटरव्यू और टेस्ट लिए गए। ये भर्तियां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोजेक्शन के लिए की गई थी। भर्तियों से पहले यह फैसला किया गया था कि अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाएगा। जी, बात करेंगे इसी हवाले से। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, जो कि साबिक तर्जुमान रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, एक तो आपने रियासत के खिलाफ बयानिया बनाया, मतलब जो भी सोशल मीडिया आपका काम कर रहा था उसमें हमने यही देखा कि रियासत के खिलाफ बयानिया बनता था। फिर वो बयानिया भी आपने सरकारी और अवामी पैसों से बनाया, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके बताया। ऐसा क्यों सर? देखें, अब बात यह है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पीटीआई के खिलाफ एक लंबी दास्तान गढ़ी गई, ये आज से कोई 2 साल पहले से ये मुहिम जारी है। बार बार ये कुछ अरसे के बाद ये शोशा उठाते हैं और फिर मैं बजाते खुद इसका कई बार जवाब दे चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, और बाकायदा दस्तावेजात के साथ जवाब दे चुके हैं। लेकिन बहरहाल सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तारड़ साहब के पास चूंकि और कोई काम था नहीं,
तो उन्होंने यही एक शोशा उठाया। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको शायद याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ साल पहले नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को ट्रेन करने के लिए इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। बाकायदा वो सरकारी मतलब वफाक पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने ये किया था पूरे पाकिस्तान के लिए। खैबर पख्तूनख्वा ने उसी प्रोग्राम के तहत उन्हीं उसूलों पर नौजवानों को एंगेज करने के लिए ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम था मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, जो यंग लड़के लड़कियां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव थे, जिनकी एक पर्टिकुलर तालीम थी, वो बाकायदा इश्तिहारात दिए गए, बाकायदा काबीना से मंजूरी ली गई उसकी, और उसके बाद उनको रिक्रूट किया गया सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए, इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह के जरिए। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन कोई 1 साल से ज्यादा का अरसा तो सिर्फ इनकी सिलेक्शन पे लगा, और इनका मैंडेट सिर्फ ये था कि सूबाई हुकूमत के वो इकदामात जो अवाम तक पहुंचाने जरूरी हैं, वो इकदामात ये पहुंचाएंगे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए। और उसमें एक तो मसलन अगर सूबाई हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है, उसके हवाले से आगे ही हो, या ये जो तशहीरी और आगाही मुहिम्मात होती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहां पर कबायली इलाकों में पोलियो के वैक्सीनेशन की इजाजत लोग नहीं देते, छोड़ते नहीं है टीमों को, उस हवाले से। इसके अलावा ये जो कोरोना आया था, उसके अलावा ये जो डेंगू का मसला है, इसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें तकरीबन हमने कोई 1090 यानी तकरीबन 1100 लड़के लड़कियां एजुकेटेड बाकायदा उस क्राइटेरिया के साथ भर्ती किए। इनको 25,000 रुपए माहवार दिए गए, और ये इनकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती थी। इनको जोन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया था। इनका अपने कोऑर्डिनेटर होता था, जो इनकी रिपोर्ट्स, इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट हुकूमत को देता था, और इनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ये जब वफाकी ये जो निगरान हुकूमत आई जनवरी 2023 में, इन्होंने वो खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद FIA के को भेज दिया कि जी इसकी इंक्वायरी करें, ये PTI की हुकूमत ने इसमें बड़ी धांधली की है। अल्टीमेटली FIA ने भी वो केस वापस कर दिया, और इस वक्त वो बच्चे जिनको इन्होंने नौकरियों से निकाला या जिनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वक्त से पहले ही खत्म कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर होना था, इन्होंने अप्रैल में उसको खत्म कर दिया, तो वो हाई कोर्ट में गए। आज भी उनका वो मुकदमा, वो केस जेरे समाअत है पेशावर हाई कोर्ट में। तो ना कोई गड़बड़ हुई है, ना उसमें किसी सियासी पार्टी की तशहीर की गई है। मसलन मैं आपको ये रिकॉर्ड के साथ ये बात साबित कर सकता हूं, रिकॉर्ड बल्कि मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं, अवेलेबल है पब्लिक, के एक भी सियासी पार्टी की क्राइटेरिया से नहीं। वो ये तो साबित हो चुका है ना सर कि आपने भर्ती की, और ये आप तस्लीम भी कर रहे हैं कि आपने भर्ती की है। लेकिन ये भी तस्लीम करते हैं कि यही लोग मुलव्विस थे जब रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। आप इसका मुजरिम आप किसको समझते हैं? यानी इनको ख्वाब तो नहीं आया ना सर कि ये पहले तरीके इंसाफ के बयानी को फैला रहे थे, फैलाते फैलाते ये उस प्रोपेगेंडा टीम का हिस्सा बन गए जो रियासत के खिलाफ बात कर रही थी सर, और ये बातें तहकीकात में सामने आई है बाकायदा। पहली तो भाई सवाल थोड़ा सा छोटा कर लिया करें ताकि उसका जवाब देने में भी आसानी हो, और आपका मुद्दा मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। बात यह है कि कोई रियासत मुखालिफ बयानिया ना इनका मैंडेट था, ना इनको करने दिया गया, ना उसका कोई एविडेंस है। अगर किसी शख्स ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल अपना कर रहा है, अगर उसने अपने जाती किसी एजेंडे के तहत कोई बयान या कोई पोस्ट की है, वो उसका अपना काम है। उसके लिए बाकायदा साइबर क्राइम्स एक्ट मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट मौजूद है, उसके तहत FIA कार्रवाई करे, पकड़े उनको और सबूत के तौर पर उनको सजा दे। PTI का या हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जैसे मैंने इतनी तफसील इसलिए आपको बताई ताकि ये चीज क्लियर करूं कि ये हुकूमत की तशहीरी मुहिम के लिए भर्ती किए गए थे। इनका किसी भी सियासी पार्टी, चाहे बशमूल PTI के, किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर सियासी एजेंडे की तशहीर के लिए कर रहे थे। बाद में अगर फर्ज करें मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं और मेरी नौकरी खत्म होने के बाद मैं ANP या JUI या PPP या PTI की तशहीर कर रहा हूं या किसी बयानिए को प्रमोट कर रहा हूं, तो वो तो मेरा अपना जाती काम है, उसके साथ तो हुकूमत का या उस जो प्रोजेक्ट था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो आज कहा गया बिल्कुल गलत कहा गया है। कोई हमने किसी को भी रियासत के खिलाफ बयान करने के लिए, बयानिया बनाने के लिए इसलिए नहीं भर्ती किया था कि उस रियासत के हम भी शहरी हैं।
हम इस रियासत के गद्दार नहीं है, हम इस रियासत के वफादार हैं और हम रियासत के खिलाफ कोई बयानिया नहीं चला रहे और ना उसको यहाँ पे तस्लीम कर लिया सर कि उन्होंने रियासत के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर आप ये कह रहे हैं उनका जाती था। नहीं, ये कमाल की स्ट्रेटजी नहीं है सर कि आप ही के लोगों को पहले इश्तियाल दिलाएं, फिर वो इश्तियाल में आके 9 मई का वाकया कर दें, फिर आप खुद कहें कि जनाब हम तो इनके साथ नहीं है, इनको सजा दे दो। यानी बाकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके माफी मांग के साइड पे हो जाए, ये लोग फंस जाए। सर ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? इंतहाई फजूल से सवाल आपने किया। आप या तो मुझे इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप यकीनन नाकाम होंगे, या आपकी जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तरबियत लेकर आए फिर एंकर बन जाए। आप ये कह रहे हैं कि मेरा लीडर जो है उसने इश्तियाल दिलाया, अगर है तो उस पर FIR है, वो जेल में पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से, और हमारे जो साथी हैं जिन पर ये FIR दर्ज हुई है वो अदालतों को भुगत रहे हैं। कुछ को अदालतों ने छोड़ दी है, कुछ केसेस ज़ेर समाअत है, वो भी छूट जाएंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, आपको किस किस्म के अल्फाज आपको चाहिए मुझसे, कि आप मुझसे ये कोई उगलवाना चाह रहे हैं, या आप मुझसे कोई इकबाल जुर्म आपने करवाया है कि हमने इनको भर्ती किया रियासत के खिलाफ, और अब हम उनसे मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैंने तो कहा हमने उनको भर्ती किया रियासत की तशरीह के लिए। तो सवाल को जरा प्रॉपरली लीगलिस्टिक अंदाज में करें, उसके बाद उसका जवाब आपको उसी तरह मिलेगा। उल्टे सीधे सवालात करना मेरे पास टाइम है ना, उल्टा सीधा सवाल नहीं करना चाहिए कौम का। नहीं, उल्टा सीधा सवाल नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक सवाल था। पॉइंट गेन नहीं कर पा रहे ना, मुझे कोई आपने जिस काम के लिए इनको भर्ती किया वो काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसका उल्टा काम किया। खिलाड़ी रहा हूं, मुझे आप अल्फाज में ना फंसाने की कोशिश करें। मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया, और अगर आपको अभी भी कोई शक है तो पेशावर जाए, महकमा इत्तलात का रिकॉर्ड निकालें, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, वो कोई भी आपसे नहीं छुपाएगा वो, बल्कि मैं किसी को कह दूंगा आपके हवाले कर देगा, आप देख लें। अगर उसमें आपको कोई गैर कानूनी चीज नजर आती है तो फिर आपका हाथ और मेरा गिरफ्तार। सर अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, जितनी आपकी सियासत है उतनी उससे ज्यादा मेरी सहाफत ही होगी। 15-16 साल मुझे भी यहाँ पर हो गए हैं। सवाल मेरा ये था, और हाँ, ये मैंने साबित नहीं किया सर कि आपके लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, ये खुद नजर आ रहा है उनके काम से। आपके सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है रियासत मुखालिफ चीजों से, तो आपकी अपनी बातें खुद बोल रही हैं, आप नफी करते रहे यहाँ पे। खैर सवाल मेरा ये है सर आपको कि आपके पास पैसे थे अवाम के, आपने लगा दिए ऐसे प्रोपेगेंडे पे, या उन लोगों पे लगा दिए जिन्होंने आगे चल के रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। इसका जवाब नहीं है सर आपके पास। अच्छा मेरी अब बात सुने, आपने तो कर दी ना कमाल की स्ट्रेटेजी, बहुत शुक्रिया। हमारी स्ट्रेटेजी को आप कमाल वाली बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस बात पर। आप असल में सवाल नहीं कर रहे, सवाल आपने किया, मैंने जवाब दे दिया, खत्म हो गई बात। मेरे जवाब से आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही तो आप कह दें जी बस ठीक है, जवाब आपका सवाल आ गया, मेरा जवाब आ गया। लेकिन आप बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको जो कहा कि आप प्रोफेशनल एथिक्स की तरबियत लें जरा अपने किसी इदारे से, वो मैंने इसलिए आपको कहा कि ये तरीकाकार नहीं होता। आपने मुझे कहा तुम जिन हो, मैं कहता हूं नहीं जी मैं जिन नहीं इंसान हूं, खत्म हो गई बात। अब जिन्होंने आपकी बात पे यकीन करना है वो करेंगे, जो मेरी बात पे यकीन करेंगे, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करना, खत्म हो गई बात। आप तो बार बार वही बात रगड़ रहे हैं। कमाल की स्ट्रेटेजी जी आपकी, आपने तो लोगों को इसलिए किया, तो ये तो आप मुझे एक किस्म का या तो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं टीवी पे बुला के। पहले तो आपकी कोऑर्डिनेटर मिलते कर करके हमारा बेड़ा गर्क कर देती है, 25,000 कॉलें करके कि आप टीवी प्रोग्राम में आए। जब आते हैं तो फिर आप जैसे लोग बैठकर इस तरह के सवाल करते हो। तो सवाल का तरीका सीखो और फिर जवाब सुनो और खत्म, अवाम पे छोड़ो। ये सवाल आप अवाम पे छोड़े कि वो मेरी बात को मानते हैं या आपकी बात को मानते हैं। सर देखें बैसर साहब, ये हमारी अखलाकियात है कि आपकी जमात के जो तर्जुमान है ना, 25,000 कॉलें उनको करनी इसलिए नहीं पड़ती सर क्योंकि आपकी जमात के तर्जुमान वैसे ही नहीं आ रहे और वैसे ही थोड़े बहुत रह गए हैं। तो हमारी अखलाकियात सर ये है कि हम अकेले बैठ के भाषण नहीं देते, हम एक तरफा मौकफ नहीं देते। अगर आपके खिलाफ एक खबर आज आई है, हमने उस खबर पे आपका मौकफ लिया है। आपको इसलिए हमने बुलाया, इन्वाइट किया कि मैं अकेले बैठ के यहाँ पे भाषण ना दूं, आप आए और अपनी पार्टी का मौकफ बयान करें। सर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूं। तो मौकफ दिया मैंने ना, आप तो उस मौक़िफ़ को सुनने की बजाय उसमें मजीद कीड़े निकाल रहे हैं। मैंने तो आपको मौक़िफ़ दे दिया, खत्म हो गई बात। और इतनी तफसील से दिया जितनी तफसील से मैंने शायद अदालत को भी मैं ना दूं अगर अदालत में मुझे बुलाया जाए। मैंने तो आपको तफसील से मौक़िफ़ दे दिया। फिर आप वही बात जो है बार बार रगड़ के कोशिश ये कर रहे हैं कि आप मुझे गुस्सा करा दें या मुझे जो है कहीं तरफ फंसा लें। तो फंसने की जरूरत तब होती मुझे, या मैं तब फंसता मेरे भाई अगर मैंने कोई गड़बड़ की होती, ये पैसे मेरे जेब में आए होते या ये मैंने पार्टी के लिए इस्तेमाल किए होते। FIA तक ने तहकीक कर ली, FIA ने कह दिया केस क्लोज, हमें इसमें कोई गड़बड़ नहीं मिली, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। तो बस खत्म हो गई, मैंने ये बात कह दिया, आप इसको मान लें, सुन लें और बस खत्म कर दें। अवाम को फैसला करने दें कि हमें सच समझती है या इल्जाम लगाने वालों को सच समझती है। तो साहब बात इतनी है कि जो भरा हुआ बर्तन है वो शोर कम ही करता है। अर्ज इतनी सी है मेरी आपसे कि हमने आपसे सवाल किया,
उस सवाल के जवाब पे कुछ झोल थे तो उस पे एक और सवाल कर दिया। आप इश्तियाल में आ रहे हैं, आप मुश्तिल हो रहे हैं, मैं तो मुश्तिल नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह मुश्तिल हो रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि आप डिफेंड कर रहे हैं उस सोशल मीडिया टीम को अपनी, जो आपने हायर की थी कि उन्होंने रियासत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। यहाँ पे वो डिफेंड करते करते आप इतने मुश्तिल हो गए, आपने एक सामने सवाल करने वाले की जातियात पर इतनी बातें कर दी है सर। तो यहीं से कुछ मतलब मैं क्या फैसला करने वाला हूँ, अवाम फैसला यहीं से कर सकती है कि जनाब की सोशल मीडिया टीम का क्या हाल होगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फ और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। के बाद हाजिर नाज़रीन, पीआईए तबाह हो चुकी है, बस इसका ऐलान किया जाना बाकी है। ये एयरलाइन इस कदर शदीद माली बहरान का शिकार है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल इसे ईंधन फराहम करने को भी तैयार नहीं है। ईंधन की अदम दस्तियाबी पर सिर्फ 10 दिन में पीआईए की 300 से ज्यादा परवाजें मंसूख हुई हैं। गुज़िश्ता रोज में एक दिन में पीआईए की 51 परवाजें मंसूख हुई। इनमें 27 परवाजें अंदरूनी मुल्क और 24 परवाजें बैरून मुल्क जाना थी। ये हाल है और मुसाफिर सख्त अजियत में है। इससे ज्यादा अजियत पीआईए का रवैया है। वो मुसाफिरों को परवाजों की मुमकिन रवानगी का वक्त बताने से भी कासिर है। परवाजें मनसूख होने से पीआईए को रोजाना 60 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। पीआईए का माहाना खसारा 13 अरब रुपए, सालाना खसारा 156 अरब रुपए है। पीआईए के मजमूई नुकसान 713 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। कौमी एयरलाइन की माली हालत इतनी पतली हो चुकी है कि कोई बैंक इसको कर्ज देने को भी तैयार नहीं। ये सूरत हाल वाजे कर रही है कि अब पीआईए का चलना नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, जो पीआईए आज बदतरीन सवाल का शिकार है, इससे किसी वक्त इंतहाई उरूज भी देखा है। पीआईए की कहानी का आगाज ओरिएंट एयरवेज से होता है। ओरिएंट एयरवेज लिमिटेड कलकत्ता में 1946 में कायम की गई थी। ये तकसीम से पहले हिंदुस्तान की पहली और वाहिद मुस्लिम मलकियती एयरलाइन थी। तकसीम के बाद ओरिएंट एयरवेज ने अपना सदर दफ्तर कलकत्ता से कराची मुंतकिल किया। 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस एयरलाइन की को जम करते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए की बुनियाद रखी। इसके बाद ये एयरलाइन तरक्की करती गई, नए तैयारे खरीदे गए, बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू की गई और फिर जब 1985 में मुत्तहदा अरब अमारात ने एमिरेट्स एयरलाइन का आगाज किया तो अमाराती एयरलाइन पीआईए से तैयारे लीज पर लेकर शुरू की गई थी। पीआईए ने ही फजाई अमले, इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ की तरबियत के लिए खित्ते का पहला तरबियती मरकज बनाया था। तब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स की इब्तदाई तरबियत पीआईए करती थी। नाज़रीन, एमिरेट्स एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, जॉर्जियन एयरलाइन और माल्टा एयर के पायलट्स को तरबियत पीआईए ने दी। जो एयरलाइन पीआईए से तैयारे लीज पर चलाया करती थी, जिस एयरलाइन के पायलट्स को पीआईए ने तरबियत दी थी, वो आज इंतहाई मुनाफा बख्श एयरलाइन बन चुकी। लेकिन पीआईए मुसलसल जवाल का शिकार है। एक वक्त में पीआईए यूरोपीय एयरलाइंस का मुकाबला किया करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की दीगर एयरलाइन से भी कहीं पीछे है। पीआईए का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब सियासतदानों ने जाती मफाद के लिए इसमें मदाखलत शुरू की। बदकिस्मती से पीआईए के सवाल की कोई एक वजह नहीं। ये एयरलाइन लूटमार का शिकार भी रही, अकरबा परवरी से भी मुतासिर हुई और सियासी बुनियादों पर बेदरेग भर्तियां तो इस एयरलाइन को ले डूबी है। इस वक्त पीआईए के पास 31 तैयारे हैं और इदारे के मुलाजमीन की तादाद 11,000 है। इसका मतलब है कि एक तैयारे के लिए 355 अफराद भर्ती किए गए। नाज़रीन, जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल से भी पीआईए को शदीद नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने मुल्क के 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए थे। इस वजह से यूरोप और बरतानिया ने पीआईए की फ्लाइट्स 2020 से मुअत्तल कर रखी हैं और एयरलाइन को 70 अरब रुपए सालाना माली नुकसान हो रहा है। हालांकि बाद में गुलाम सरवर का दावा गलत साबित हो गया था। 262 में से 180 पायलट्स क्लियर हो गए थे। पीआईए की तबाही की एक वजह यह भी बताई जाती है नाज़रीन कि इसे वो अखराजात भी करने पड़े थे जो इसके जिम्मे भी नहीं थे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव ने जर्मनी नशरियाती इदारे डॉयचे वेले को बताया कि माजी में बैरून मुल्क दौरों के लिए अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की रिहाइश का बंदोबस्त करना भी पीआईए के स्टेशन मैनेजर की जिम्मेदारी हुआ करती थी। पीआईए की तबाही की एक बड़ी वजह करप्शन भी है। 2017 में स्टेट बैंक की पीआईए पर बनाई गई कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए में तैयारों के पुर्जों की खरीदारी से लेकर इंजीनियरिंग और केटरिंग तक में करप्शन होती है।
बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है GMPIA अब्दुल्ला खान साहब ने। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब्दुल्ला साहब हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत हद तक इंतजामी मामलात हैं जिनमें मसाइल हैं और उन मसाइल की वजह से PIA को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वजह क्या है? क्यों पै दर पै बेल आउट पैकेजेस के बावजूद, पै दर पै तब्दीलियों के बावजूद PIA रिवाइव नहीं कर पाई? बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको इस बात पे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपने बड़ा कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इसके ऊपर प्रीएम्बल और इंट्रो दिया, हमारी ताबनाक माजी की दास्तानें भी सुनाई, उसके अपनी तरफ से एक एनालिसिस भी आपने किया कि इसकी परफॉर्मेंस की वजह क्या है। देखें, बहुत सारे स्टैट्स बहुत डिफरेंट तरीके से पेश किए जाते हैं और उनका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। PIA का अगर आप पूछें कि PIA की इस टाइम की सिचुएशन की कोई एक वजह या दो बड़ी वजह क्या है, वो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज उसकी बहुत सारे अवामिल हैं जो इकट्ठे एक के बाद दूसरे के बाद वो एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप होते रहे और होने के बाद परफॉर्मेंस जो है वो आज इधर तक पहुंची। जो बात मैं यहाँ पे आपकी वसात से क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, PIA का इस टाइम पे मसला इंतज़ामी नहीं है। PIA ने ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा पिछले को 3-4 साल के अंदर की। ओवर एम्प्लॉयमेंट जो PIA का एक बड़ा एक क्रिटिकल मसला हुआ करता था, सियासी भर्तियों की जिस तरह आपने बात की वो हुआ करता था, एक जहाज़ पे एम्प्लॉय की रेशो बताई जाती थी, अब वो बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल है। PIA का HR कॉस्ट बाकी एयरलाइनों का अगर 20% होता है तो PIA का वो 6% भी नहीं रहा। मसला अब इंतज़ामी नहीं है, मसला इवन ऑपरेशनल वायबिलिटी का भी नहीं है। PIA जो परवाज़ें ऑपरेट करता है उन परवाज़ों के ऊपर वो अपना ऑपरेटिंग मुनाफा कमाता है या ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर वो ब्रेक इवन के ऊपर होती है। मसला ये है कि गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर जो PIA को खसारा हुआ वो बेल आउट की सूरत में नहीं, PIA को वो खसारा कर्जे की सूरत में पूरा करना पड़ा। जो खसारा होता था वो PIA किसी बैंक से या किसी मालियाती इदारे से कर्ज की सूरत में हासिल करता था, चाहे वो कर्ज आप अपने असासों के ऊपर उठाएं, चाहे एडवांस सेल्स प्रोसीड्स के ऊपर उठाएं कि आपको जितनी आमदन होगी, जो एंटिसिपेटेड आमदन है उसके ऊपर से आप उसकी किस्त अदा कर देंगे, या आप सॉवरेन गारंटी या हुकूमती गारंटी के ऊपर वो कर्जा उठाएं। जितना कर्जा आप उठाते थे वो सारे का सारा आपकी बैलेंस शीट के ऊपर आके रिकॉर्ड होता था। और इवेंचुअली अब ये सिचुएशन आ गई है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया है कि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट, चाहे वो प्रिंसिपल की पेमेंट हो चाहे वो सूद की पेमेंट हो, दोनों मिला के इतना ज़्यादा हो गए हैं कि आपके पास अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए मार्जिन नहीं बचता। आपके पास ऑपरेशनल एक्सपेंस चलाने के लिए अब जो रकम दरकार है वो मौजूद नहीं है। और ये गुज़िश्ता दिनों के अंदर आपने देखा जो पिछले एक साल में मुल्क की माशी सूरत हाल थी, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी हुई, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से हमारा जो कर्ज़ों का हुजम या जो कर्ज़ों का दबाव है वो हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस खासतौर पर जैसा आपने कहा कि जी पुर्जों की फरहमी या पुर्जों की ख़रीदारी या जहाज़ को एयरवर्दी रखने के लिए जो खसूसी अखराजात होते हैं, या अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि ईंधन के मामले, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास नहीं होते बिकॉज आपने पुराने कर्जों जो आपने 20 साल में लिए उन कर्जों की अदायगी आपने करनी होती है। जो भी आपका PIA का, एक चीज हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। देखें, PIA के ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है, PIA के मुतालिक लोगों की बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। PIA को एक ऐसा ब्रांड नहीं है कि जिसके मुतालिक अगर आपको PIA की परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो आप बस वॉक अवे करके चले जाएं, आप इस बात के ऊपर कहें कि बस मैं कोई दूसरी एयरलाइन इख्तियार कर लेता हूं। अगर आपको PIA की परफॉर्मेंस बुरी लगती है तो आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, इसलिए बिकॉज PIA पाकिस्तानियों के दिलों में बसती है, पाकिस्तानियों की बहुत सारी यादें PIA के साथ, और इसलिए PIA की बट सर देखिए होता ये है कि मेमोरीज का सबसे बड़ा मसला ये होता है, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, कि वो ऐसा ऐसा फेड आउट हो जाती है अनटिल और अनलेस उनको रिवाइव ना किया जाए। अब एक परवाजों के मंसूख होने का मसला है, मैं एक लेमैन एग्जांपल आपको देता हूं। देखें, आई हैव टू रीच एट सर्टेन पॉइंट, अब मुझे जल्दी जाना है, मुझे टाइम पे पहुंचना है, मंसूख होना मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो वहां पे ये क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है? बताओ, अगर मैं आपसे हल प्रपोज करने को कहूं, आप क्या हल तजवीज करेंगे इसका? देखें, जो ब्रांड की मैंने बात की वो इसलिए नहीं थी कि यादों की वजह से, इसलिए कि अभी भी पाकिस्तानी इसको तरजीह करते हैं इसकी प्रोडक्ट की वजह से, बिकॉज डायरेक्ट सर्विस है। PIA का, जैसा मैंने आपको कहा कि मसला रेवेन्यू का नहीं था, रेवेन्यू अभी भी हासिल किया जा सकता है। PIA का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे PIA की बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग है। देखें, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि PIA के जितने असासे हैं उनसे कई गुना ज्यादा अब हमारे जो लाइबिलिटीज हैं वो आ गई हैं।
इस सूरत हाल के अंदर कोई भी कंपनी का बिजनेस जारी रखना मुमकिन नहीं होता। गुज़िश्ता 7-8 साल से बहुत सारी सीरियस अटेम्प्ट्स की गई पीआई की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्शन करने के लिए, और अभी आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 1-2 रोज से फिर वो रिस्ट्रक्शन की बात जो है वो खबरों के साथ गर्दिश में है। पीआईए की जब तक बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर नहीं होती आप आगे का कोई स्टेप नहीं ले सकते। इवन अगर आप कंपनी को प्राइवेटाइज भी करना चाहते हैं तो उसका भी एक प्री रिक्विजिट स्टेप जो है वो पीआई की प्राइवेटाइजेशन है। आपको इन कर्जों को जो पिछले गुज़िश्ता 20 साल से पीआई की किताबों के ऊपर आए, आपको इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, प्रपोज हुए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने दिए, लेकिन कोई एक नतीजा पिक करना है, कोई एक मंसूबा पिक करना है और उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। मुल्क के 2 अहम और बड़े शहरों में जुराइम की शरह खौफनाक हद तक बढ़ गई, और ये है सूबाई दारुल हुकूमत कराची और लाहौर, जहां किसी की जान महफूज नहीं है, ना ही माल। निजी चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची के दावों के बरक्स शहर कायद में जुराइम पेशा अनासर बेखौफ फिर रहे हैं, जबकि पुलिस मंजर-ए-आम से गायब। लूटमार की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहरी बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। राह चलते डाकू सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कोई मजामत करे तो मालो मता के साथ जान भी चली जाती है। आज भी 6 मोटरसाइकिलें और डाकुओं ने कराची में 6 मोटरसाइकिलें लूटी गई। डाकुओं ने नॉर्थ आजमाबाद के इलाके शादमान टाउन में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन कर ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस साल अब डकैती मज़ाहमत के दौरान 90 शहरी अपनी जान गंवा चुके, जबकि 398 जख्मी हुए। 10 महीनों में 20,000 से ज्यादा अफराद को मोबाइल फोन से महरूम किया गया। 40,000 के करीब मोटरसाइकिल छीनी जा चुकी है नाज़रीन, और 5,000 से ज्यादा जो है वो चोरी हुई। इसके अलावा 1521 गाड़ियां छीनी और 187 चोरी की गई। कराची की तरह जंगल का कानून यही नक्शा लाहौर में भी पेश कर रहा है, जहां अभी आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की भर्तियों के बावजूद अंधेर नगरी चौपट राज है। अब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के दारुल हुकूमत में जुराइम की शरह में 25% इजाफा हुआ है। मुताबिक लाहौर में जुराइम का ये आलम है कि सिर्फ 4 रोज के दौरान बच्चों समेत 9 शहरियों को अगवा कर लिया गया, लेकिन पुलिस किसी एक भी मगवी को बाजियाब कराने में कामयाब नहीं हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में अगवा की ये वारदातें 19 से 23 अक्टूबर के दरमियान रिपोर्ट हुई। लाहौर के इलाके शेराकोट में 3 कमसिन बहन भाइयों और ठोकर न्याज बेग लारी अड्डे से खातून एमन बीबी और इसके 2 बच्चों को अगवा किया गया, जबकि फैसल टाउन में शहरी निजामुद्दीन की 13 साल बेटी को अगवा किया गया। पुलिस के मुताबिक खंजरवाल के इलाके में नामालूम अफराद ने 12 साल तालिब इल्म को स्कूल से वापसी पर उठा लिया, जबकि कोट लखपत में गली में खेलती 7 साल बच्ची लापता है। यही नहीं, लाहौर में इस साल के पहले 9 महीनों के दौरान डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी समेत 90,000 से ज्यादा वारदातें हुई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक घरों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 16,674 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 13,424 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनी, जबकि 38,925 मोटरसाइकिलें और दीगर गाड़ियां चोरी हुई हैं। डकैती मज़ाहमत पर 16 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 9 माह के दौरान गैरत और दरीना दुश्मनी पर 337 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि पुलिस मुकाबलों के दौरान 80 जुराइम पेशा भी मारे गए। बात करेंगे इस वक्त लाहौर और कराची में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची में ज़ुहैब जियाजा है, जबकि लाहौर में हमें ज्वाइन किया है शराफ निसार ने। कराची ज़ुहैब एक गढ़ रहा है स्ट्रीट क्राइम्स का, और कोई ऐसा टाइम नहीं आया जब हमने सुना हो कि क्राइम इस हद तक नीचे आ चुका है कि शहरी अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, खवातीन सड़क पे वॉक कर सकती हैं जाके। अब की सूरत हाल क्या है, और क्या वही गर्दान है पहले वाली कि जनाब हम काबू पा लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? जी देखिए, मैं बहुत हैरान हूँ जिस तरह आपने लाहौर के आदाद व शुमार बताया, जबकि लाहौर में तो सेफ सिटी मंसूबा भी है, कराची में सेफ सिटी मंसूबा नहीं है। उसके बावजूद कराची में भी रोज़ाना 15 से 20 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। और अगर मोटरसाइकिल चोरी की मैं बात करूं तो 60 से 100 के दरमियान मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। और अब तक की अगर मैं बात करूं तो 70,000 से ज़्यादा जो है वो क्राइम रिपोर्ट हो चुका है, वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें मुख्तलिफ वारदातें, हाउस रॉबरी है,
शहरी कत्ल हुए हैं, शहरी डकैती मज़ाहमत पर ज़ख्मी हुए हैं, हाउस रॉबरी हुई है, मोटरसाइकिल चोरी हुई है, मोटरसाइकिल छीनी गई है। ये सारी वारदातें आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से चली आ रही हैं। और कराची पुलिस की कारकर्दगी की अगर मैं बात करूं तो कराची पुलिस ने गुज़िश्ता कई दिनों से लाइव इनकाउंटर्स किए हैं, बहुत ज़्यादा डकैतों के साथ मुकाबला किया है, डकैत मारे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची में जो पुलिस है उसको नफरी की कमी का बहुत ज़्यादा सामना है। 4,500 शहरियों के ऊपर एक पुलिस एहलकार है जो तैनात है, और ये बहुत इसीलिए कराची क्राइम कंट्रोल होने में काफ़ी पुलिस को एक तरफ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी जानिब जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स है पुलिस ने आज तक कभी उनकी फहरिस्त बनाई नहीं है कि ये कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है, इनके ग्रुप्स कितने हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, इसमें अफगान ग्रुप कितने हैं, इसके अंदर लोकल ग्रुप्स कितने हैं, इसमें पंजाब से आए हुए ग्रुप्स कितने हैं। तो आज तक कभी ये फहरिस्त तैयार ही नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि आज तक पुलिस ने कभी ग्रैंड ऑपरेशन स्ट्रीट क्राइम के नाम पर किया ही नहीं है कि जिसमें टारगेटेड कार्रवाइयाँ हों कि मुख्तलिफ जो हाइडआउट्स बने हुए हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के, वहाँ पर उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार किया हो। कभी भी इस तरह कराची में देखने में नहीं आया है। लेकिन जब कराची ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो स्ट्रीट क्राइम बहुत ही कम हो चुका था, चूँकि हर इलाके में ही तकरीबन कराची के ग्रैंड ऑपरेशन कराची ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन इस वक्त की जो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये कैसा ऑपरेशन होता है कि वो जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है क्राइम दोबारा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन उस तरह से नहीं होता, उससे एरेडिकेट नहीं किया जाता, वो सिर्फ कारपेट के नीचे जो है वो डस्ट को डाल दिया जाता है। मैं आपके पास सुहेब वापस आता हूँ। लाहौर को क्या हो गया शिराज साहब? लाहौर को सेफ सिटी माना जाता था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है पूरा जो कि जिसने मॉनिटर किया हुआ है पूरे लाहौर को जगह जगह से। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उस तरह से नहीं था प्रॉब्लम जो कराची में था। लाहौर में इतना क्राइम क्यों बढ़ गया? आपके प्रोग्राम में उसकी वसातत से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता चलूं कि आज तीसरा दिन है लाहौर में जो है वो डॉल्फिन फोर्स का जो है वो गश्त बिल्कुल नहीं हो रहा। और अभी हम एक थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद है। इस वक्त लाहौर में डॉल्फिन की एक भी मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, और ये पिछले कई दिनों से ये प्रैक्टिस है कि कई पुलिस की थाने की गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं। आज वज़ीर-ए-आला जो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब है उन्होंने 34 करोड़ रुपया जो है वो पेट्रोल की मद में जारी किया है, जबकि पिछले कई रोज से पुलिस के पास पेट्रोल नहीं था। अब यहाँ ये बात भी बड़ी काबिल जिक्र है कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही, एक कांस्टेबल को हम 60,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं और उसको 50,000 रुपया बिल आ रहा है, और उसको अगर ये कहेंगे कि बिल जमा करवा दो और 10,000 में पे अपना गुजारा करो और करप्शन भी नहीं करनी, ये मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी तरफ हम इसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो ज़रूर करप्शन करे। अब अगर 90,000 रुपया जो आपके पास 90,000 का जो फिगर है आपके पास, और 90,000 ही एक ऐसा फिगर भी है जो फ्रंट डेस्क पर जो एप्लीकेशन दी जाती है और दूसरे तीसरे दिन जो है वो उसको दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है कि जी मुद्दई आया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछले 10 साल से क्राइम जो बढ़ा उसके बहुत से फैक्टर हैं। यहाँ पर ऐसा भी है। हाँ, एक बड़ी अहम बात है जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कल एक प्रोग्राम किया है पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में, उसमें उन्होंने बताया कि हम कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग दे रहे हैं ताकि शहरी जो हैं वो पुलिस की मदद करें। ये सबसे अहम बड़ी अहम बात है। पूरा इंटरनेशनल शिराज साहब बात ये उसके लिए थाना कल्चर और पुलिस का रवैया चेंज करना पड़ेगा। कोई भी शहरी, यकीन कीजिए, वर्दी देख के ना कोई भी शहरी वो कोशिश होती है कि वो दूर से निकल जाए, वो वर्दी वाले के पास ना जाए। तो कम्युनिटी पुलिस तब होगी। अली भाई, मैं बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ इसी हवाले से। जी, मैं बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूं कि कम्युनिटी पुलिसिंग उस वक्त फरोग पकड़ेगी जब शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। यहाँ पर शादरा के इलाके में कांस्टेबल जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। शिराज साहब आपकी आवाज चली गई है। जी 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 अली, शादरा टाउन के इलाके में कांस्टेबल ने एक बहुत शादरा टाउन के इलाके में एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश है, बहुत हाई लेवल का। उसके बारे में एक कांस्टेबल ने जो है इन्फॉर्मेशन दी थाने में। अब ये बड़ी चौंका देने वाली बात है कि वो कांस्टेबल कत्ल हो जाता है। उसने अपने ही थाने में इन्फॉर्म किया और जो वो माफिया है उसको पता चल जाता है कि इस कांस्टेबल ने हमारी मुखबरी की है। तो ये बड़ी अहम बात है। ये आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए भी सोचने वाली बात है कि अगर कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देना है तो सबसे पहले जो आपको, जिस तरह हम जो भी खबर आती है उसके नीचे लिखा होता है कि 15 पर आप इतला दें अपने इर्द गिर्द जो भी आपके कोई मशकूक हरकत हो रही हैं या कोई भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ देखती हैं। तो जब शहरियों के सामने इस तरह का मैसेज आएगा तो कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे फ़रोग पकड़ेगी। इसमें यह है कि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए प्रोग्राम किए जाएँ। दूसरा ये है कि ये ज़हनी तौर पर इनको मफलूज भी किया जा रहा है। अब 2009 से जो PCS कम्पीट करके
सब इंस्पेक्टर आए हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो अभी तक 70,000 रुपये है। और जिस तरह पेट्रोल कई दिनों से नहीं मिल रहा, आज 34 करोड़ रुपया जो है वो जारी किया गया है पंजाब के लिए, तो आज भी लाहौर में इस वक्त डॉल्फिन की एक मोटरसाइकिल बाहर नहीं है, तो आप स्ट्रीट क्राइम को कैसे रोकेंगे? नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं दिए जा रहे हैं, हुकूमत संजीदा ही नहीं है इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आपने हमें अपडेट किया। ज़ेब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।